हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत शानदार टॉपिक है, जिसका नाम है कोशिका सेल, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, याद रखना। आज हम सेल टॉपिक के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि सेल क्या है, सेल के टाइप्स कौन कौन से हैं, सेल की डिस्कवरी क्या है, हिस्ट्री क्या रही है, सेल के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, सेल डिवीजन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास है सेल टॉपिक की। आइए इसको अब स्टार्ट अपन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों, सेल क्या है। सेल क्या है? तो एक सेल वैसे तो एक लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखना, जिसका अर्थ होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन है जो बोल रहा हूं, जो जनरली आपको गाइड वगैरह में नहीं मिलेगी। सेल एक लैटिन भाषा का वर्ड है। सेल जो है एक लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा, ए लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। इसको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सेल कहते हैं। ये तो आपको एक छोटा सा इसका मीनिंग याद रखना है। अब हम बेसिक बात पर आते हैं कि हमारे सेल का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो, हम बात करते हैं पुरुषों में तो बनता बेटा शुक्राणु, महिलाओं में बनता है अंडाणु। जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, जब इन दोनों का निषेचन होता है, तो निषेचन के दौरान एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज, या इसको जायगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जायगोट कहा जाता है। जायगोट की यदि हम बात करें तो जायगोट जो होता है, इसको हम कह सकते हैं ये यूनिसेलुलर होता है, लेकिन डिप्लॉयड सेल होती है, याद रखना। ये तो है दोस्तों, इसको तो कहा जाता है स्पर्म, ये तो है स्पर्म, और ये है ओवम। ये तो है युग्मक, जिनको कहा जाता है गैमिट्स। और गैमिट्स में हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। हम कहते हैं ना, आधे पिता से आते हैं, आधे माता से आते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें हाफ होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है हैप्लॉइड सेल। ये कैसी कोशिका होती है, याद रखना? गुणित कोशिका होती है। युग्मक, याद रखना, कैसी कोशिका होती है? हैप्लॉइड सेल होती है। हैप्लॉइड सेल होती है। जबकि युग्मनज जो होता है वो द्विगुणित कोशिका होती है। युग्मनज जो होता है ना, वो कैसी कोशिका होती है? द्विगुणित कोशिका होती है। होता ये यूनिसेलुलर है, होता ये यूनिसेलुलर है, याद रखना, लेकिन ये डिप्लॉयड सेल है। कैसी कोशिका है ये? द्विगुणित कोशिका है, याद रखना। क्या कहा जाता है इसको? डिप्लॉयड सेल कहते हैं। डिप्लॉयड का मतलब ये हुआ कि आधे क्रोमोसोम नर से आए, आधे क्रोमोसोम मादा से आए। इसका मतलब युग्मनज के अंदर तो पूरे 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? 46 होते हैं युग्मनज। लेकिन होता कैसा? ये यूनिसेलुलर ही होता है। बाद में इसमें जब विदलन क्रिया होती है, क्लीवेज होता है, तब इसकी संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। फिर बाद में ये बहुकोशिकीय बनता है, मल्टी सेलुलर बनता है। यानी स्टार्टिंग में जो युग्मनज बनता है, जिस दिन हम सभी लोग अपने मां के गर्भ में थे, उस दिन हमारी संरचना एक छोटे से मांस के टुकड़े नुमा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं, याद रखना। ये क्या है? ये युग्मनज है। क्या है ये? युग्मनज है। युग्मनज से फिर बाद में इसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, जिसको अपन कहते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास। तो युग्मनज में विदलन क्रिया होती है, 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाओं का समूह बनता है, 4 से 8 बनती हैं, 8 से 16 बनती हैं। फिर क्या बन जाता? मोरूला बन जाता है। क्या बन जाता है? मोरूला। मोरूला के बाद ब्लास्टूला बनता है, गैस्टूला बनता है, फिर पूरे अंग बन जाते हैं। इस प्रकार एक जीव का निर्माण होता है, जीव का विकास होता है। यहां पर अब अपन मोरूला गैस्टूला वाली बात तो नहीं करेंगे, ये तो अपन रिप्रोडक्शन में बात करते हैं। बाकी एक सिंपल तौर पे बता रहा हूं कि जब युग्मनज बनता है तो युग्मनज में फिर क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? सेल डिवीजन। कैसे होगा? एक इसमें ऑर्गन पाया जाता है,
एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है सेल के अंदर केंद्रक, इसको कहते हैं बेटा न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है? न्यूक्लियस का कार्य होता है सेल डिवीजन। क्या होता है? सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। न्यूक्लियस का क्या काम होगा बताओ? कोशिका विभाजन होता है या सेल डिवीजन होता है। जब सेल का डिवीजन होगा तो एक सेल से 2 सेल बनती हैं, 2 से 4 बन जाती हैं, 4 से 8 बन जाती हैं, 8 से 16 बन जाती हैं। इस प्रकार से कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं। और कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के क्या बन जाते हैं? समूह बन जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। और ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है बेटा? टिश्यू कहलाता है या ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। फिर ऊतकों से ऊतकों से क्या बन जाते हैं? अंग बनते हैं। ऊतकों से क्या बनते हैं बताओ? अंग बनते हैं, ऑर्गन्स बन जाते हैं। पहले दिन किसी भी अंग का निर्माण नहीं होता है, अलग अलग दिनों में अलग अलग अंगों का विकास होता है। फिर अंगों से मिलकर के क्या बनते हैं? अंग तंत्र बनते हैं। अंगों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? अंग तंत्रों का निर्माण होता है, जिनको ऑर्गन सिस्टम्स कहते हैं। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, पेशी तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, जनन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, ब्लड सर्कुलेटरी, स्केलेटल, मस्कुलर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। और ये जब सारे अंग तंत्र मिल जाते हैं, सारे सिस्टम मिल जाते हैं बेटा, तो किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं, बॉडी का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं बॉडी का निर्माण जो होता है वो मात्र एक सेल से होता है, जिसको हैप्लॉइड सेल कहते हैं या सेल कहा जाता है। यानी कोशिकाओं के समूह की बात करें हम तो कोशिका, सबसे पहले कोशिका बनी, कोशिकाओं का समूह बना, ऊतक बने, अंग बने, अंगतंत्र बने, और अंगतंत्र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। इसका मतलब इसको एक फॉर्मेट के अंदर यदि अपन बात करें, एक फॉर्मेट के अंदर बात करें, तो सबसे पहले क्या बना बताओ? कोशिका बनी। कोशिका के बाद क्या बना? ऊतक बना। या फिर सीधा प्रश्न आ सकता है कि जीव के विकास का सही क्रम क्या है? ऊतकों से क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। अंगों से मिलकर क्या बने बताओ? अंग तंत्र बने। क्या बने? अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। यानी सबसे पहले सेल, सेल के बाद टिश्यू, सेल के बाद क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यू के बाद क्या बना बताओ? ऑर्गन्स बने। ऑर्गन मिलकर क्या बने? ऑर्गन सिस्टम बने। क्या बने? ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बने। और अंगतंत्र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये क्रम है, ये क्रम आपको याद रखना है, ये क्रम आपको याद रखना है। ये क्रम आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सीधा सीधा क्रम आपको याद रखना है। तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट बात निकल करके यहां पर आ जाती है। तो कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र और शरीर का निर्माण हो जाता है। तो अब हम कोशिका की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि व्हाट इज सेल? कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? तो हम कह सकते हैं कि कोशिका सजीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। तो सजीव शरीर की सूक्ष्मतम, सजीव शरीर की सूक्ष्मतम, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। यानी सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। सजीव शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहा जाता है बेटा? सेल कहते हैं, कोशिका कहा जाता है।
अगर हम बात करें कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की जो खोज की थी, डिस्कवरी की बात करें तो कोशिका की खोज बेटा रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। कब की थी? 1665 में। और जिस कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी वो बेटा डेड सेल थी। कैसी सेल थी? याद रखना, डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज की थी, डेड सेल थी। कैसी सेल थी? डेड सेल थी। और मृत कोशिका को सर्वप्रथम देखा था। किसमें देखा था? तो कॉर्क के अंदर देखा था। किसमें देखा था? कॉर्क के अंदर देखा था, लकड़ी की छाल के अंदर देखा था। यदि हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा लकड़ी, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, कॉम्ब, जिसके अंदर से जब मधुमक्खी निकल जाती है, रस निकल जाता है उसमें से, तो छोटे छोटे हॉल आपको दिखाई देते हैं उसमें। छोटे छोटे इसमें हॉल दिखाई देते हैं। ऐसे ही जो छोटे छोटे हॉल हैं, इनको पहले बेटा क्या नाम दिया था? सेलुला नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सेलुला। बाद में इन्हें क्या कहा गया? सेल कहा गया। बाद में इन्हें क्या कहा गया था? सेल कहा गया था। पहले इनको सेलुला नाम दिया था, बाद में इनको क्या कहा था? सेल। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल की खोज की है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले लिविंग बॉडी की खोज किसने की थी, लिविंग सेल की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने की थी 1674 में। और सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था, जीवाणु को देखा था। और बैक्टीरिया को दोस्तों सबसे पहले तालाब के जल में देखा था, पॉन्ड वाटर के अंदर देखा गया था। तो यदि बात करें कि जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी, याद रखना। और सबसे पहले इन्होंने जीवाणु को देखा था। सर्वप्रथम लिविंग सेल के रूप में किसको देखा था? बैक्टीरिया की खोज हुई थी। सबसे पहले लिविंग सेल के रूप में किसकी खोज हुई थी? बैक्टीरिया की खोज हुई है। और बैक्टीरिया को सबसे पहले पॉन्ड वाटर में देखा गया था, तालाब के जल में खोजा था। कई जगह आपको लिखा मिलेगा कि बैक्टीरिया को सबसे पहले दांतों के मैल में खोजा था, लेकिन नहीं, दांतों के मैल में नहीं। पहले तो याद रखना सबसे पहले पॉन्ड वाटर में खोजा गया था। कुछ अदर सेल भी हैं, हालांकि इसको सबसे पहले एनिमल क्यूल नाम दिया था। जो जीवित कोशिकाएं है ना, उनको क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल नाम दिया था। एनिमल क्यूल नाम दिया। जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल। कुछ अन्य कोशिकाओं की खोज भी की थी ल्यूवेनहॉक ने। अन्य कोशिका कौन कौन सी हैं? तो स्पर्म, आरबीसी और प्रोटोजोआ। स्पर्म यानी शुक्राणु, आरबीसी और प्रोटोजोआ, इनकी खोज भी याद रखना किसने की है? ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही की गई है। ये भी सारी लिविंग सेल्स हैं। आगे हम बात करते हैं कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसको कहते हैं बेटा कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं उसको? कोशिका विज्ञान, या इसको साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइटोलॉजी कहा जाता है। और साइटोलॉजी के जनक की बात करें, फादर की बात करें, तो साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज कॉल्ड सीपी स्वानसन। कौन है बेटा? सीपी स्वानसन। तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, आधुनिक
कोशिका विज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक है सीपी स्वानसन। कौन है? सीपी स्वानसन। अगर हम बात करें कि भारत में कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, तो ए.के. शर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ए.के. शर्मा को कहते हैं। तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ए.के. शर्मा को कहा जाता है। किसको कहते हैं? ए.के. शर्मा को कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स पर बात करते हैं। यदि क्वेश्चन आए कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी पाई जाती है, तो संपूर्ण जीव जगत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी सेल का नाम है दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका डायमीटर होता है 15 to 17 सेंटीमीटर। संपूर्ण जीवन काल में सबसे छोटी कोशिका की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, तो आंसर होगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। लगभग 0.3 माइक्रोमीटर व्यास होता है। इसको पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। और लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, सबसे लंबी कोशिका की बात करें, तो आंसर होगा तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है या स्नायु कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट है संपूर्ण जीव जगत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल इन होल वर्ल्ड, संपूर्ण जीव जगत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, जिसका नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच एग। और ऑस्ट्रिच एग का जो व्यास होता है वो होता है लगभग 15 से 17 सेंटीमीटर, या 135 इंटू 170 mm, या mm में लिखा रहता है 135 इंटू 170 mm, इतना इसका व्यास होता है। सबसे छोटी कोशिका की बात करें, संपूर्ण जीव जगत में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम 0.3 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है, या इसको पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है, या पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पीपीएलओ के नाम से इसे जानते हैं। सबसे लंबी कोशिका की बात करें, लॉन्गेस्ट सेल, ये तो हुई स्मॉलेस्ट। सबसे लंबी कोशिका
लॉन्गेस्ट सेल, और सबसे लंबी कोशिका के रूप में जाना जाता है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका या इसको न्यूरॉन कहते हैं, या इसको कहा जाता है स्नायु कोशिका। और याद रखना ये 1 मीटर लंबाई तक हो सकती है। इसकी लेंथ जो होती है ना, लंबाई, वो लगभग 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है या 1 मीटर तक भी हो सकती है। और इसमें डिवाइडेशन की क्षमता नहीं होती है, इसमें डिवीजन की क्षमता नहीं होती, सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है। डिवीजन कैपेसिटी एब्सेंट होती है, विभाजन की क्षमता अनुपस्थित होती है। विभाजन की क्षमता कैसी होती है बताओ? अनुपस्थित होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी सेल की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है बेटा अंडाणु कोशिका, ओवम सेल, जो कि फीमेल के अंदर पाई जाती है 0.12 mm के आसपास होती है। और ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म, जो कि किस में पाई जाती है? मेल में होती है, नर के अंदर होती है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल, इन ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ये होगी अंडाणु कोशिका, ओवम सेल। अंडाणु कोशिका, ओवम सेल। इसका व्यास होता है डायमीटर 0.12 mm। सबसे छोटी कोशिका की बात करें मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो है शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल। शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल। तो ये हमारे मेन 5 पॉइंट ऑफ बात होगी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे लंबी, और मानव शरीर में सबसे बड़ी और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं, इसमें अगला आता है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो हेडिंग लगाएंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत की बात करें, सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी के प्रतिपादक कौन हैं? तो दोस्तों एक तो हैं जंतु शास्त्री जिनका नाम है स्वान, जूलॉजिस्ट हैं। एक बॉटनिस्ट हैं पादप शास्त्री जिनका नाम है स्लाइडन। इन्होंने 1838-39 में एक प्रिंसिपल दिया था जिसको सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। क्या है सेल थ्योरी? इन्होंने क्या बताया था कि जितने भी जीव हैं दुनिया में, जितनी भी लिविंग बॉडी हैं, चाहे कोई भी लिविंग बॉडी है, उस सजीव शरीर की उत्पत्ति सेल से होती है। किससे होती है? एक कोशिका से होती है। हम जानते हैं चाहे कोई भी लिविंग बॉडी है, कोई भी जीवित शरीर है, सबका निर्माण किससे हुआ है बेटा? कोशिका से हुआ है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया था कि कोशिका में जो केंद्रक होता है, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस मुख्य अभिकर्ता का काम करता है। मेन इस मूवी का, पूरी मूवी का अभिनेता कौन है?
सेल से, एक छोटी सी सेल से, एक छोटे से मांस के टुकड़े से पूरा भ्रूण डेवलप हो जाता है, पूरा विकास हो जाता है, पूरा माइटोसिस डिवीजन होता है, क्लीवेज होता है, विदलन होता है। ये सारी क्रिया किसकी वजह से होती है? तो न्यूक्लियस की वजह से होती है, केंद्रक की वजह से होती है। और तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो पुरानी सेल से होता है। ये क्वेश्चन आपके आ भी चुका है एग्जाम में, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, ऐसा किसने बताया था? हालांकि ये बात बताई थी रुडोल्फ बिरचोफ ने, लेकिन सेल थ्योरी में इसको शामिल करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? स्लाइडन एवं स्वान हैं। तो नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। जैसे 1 से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो 16 किससे बनी? 8 से। 8 किससे बनी? 4 से। 4 किससे बनी? 2 से। 2 किससे बनी? 1 से। इसका मतलब क्या हुआ कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। तो सबसे पहले तो इसके प्रतिपादक की हम बात करें कि सेल थ्योरी के प्रतिपादक कौन हैं, इसको देने वाले कौन हैं? तो इसके प्रतिपादक हैं दोस्तों स्लाइडन। स्लाइडन तो थे जंतु शास्त्र, सॉरी पादप शास्त्री। और एक है स्वान। स्वान कौन है बेटा? जंतु शास्त्री हैं। कब दिया था? तो 1838 39 38 39 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्या है इस सिद्धांत के अनुसार? अपन बात करें इस सिद्धांत के अनुसार, पहला पॉइंट, सजीव शरीर की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। लिविंग बॉडी ओरिजिनेट्स फ्रॉम वन सेल। सजीव शरीर, लिविंग बॉडी, सजीव शरीर की जो उत्पत्ति होती है वो एक सेल से होती है, एक कोशिका से होती है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है वो केंद्रक मुख्य अभिकर्ता का कार्य करता है। कोशिका में, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है जिसको केंद्रक हमने नाम दिया था, वो केंद्रक किसका काम करता है? मुख्य अभिकर्ता का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? मुख्य अभिकर्ता का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट क्या बताया था? नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। हालांकि ये बात बताई थी रुडोल्फ बिरचोफ ने बताई थी। रुडोल्फ बिरचोफ के अनुसार है, लेकिन सेल थ्योरी में शामिल किसने किया था? तो सेल थ्योरी में शामिल किया था स्लाइडन एवं स्वान को। स्लाइडन एवं स्वान को इन्होंने शामिल किया था। तो नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, रुडोल्फ बिरचोफ के अनुसार बात की है इन्होंने। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम ओल्ड सेल्स, ये बात किसने बताई है? रुडोल्फ बिरचोफ ने बताई है। तो तीनों पॉइंटों को मिलाकर क्या कहते हैं बेटा? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत। अब हम बात करते हैं कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसको कहा जाता है। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहते हैं वायरस या विषाणु को। किसको कहा जाता है? वायरस या विषाणु को। कोशिका सिद्धांत के अपवाद की बात करें, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है विषाणु, या इसको कहा जाता है वायरस। क्या कहते हैं? वायरस। वायरस क्या है दोस्तों? तो वायरस अकोशिकीय कण है। वायरस क्या है? अकोशिकीय होता है, एसेलुलर होता है, जिसकी खोज इवानो बस्की ने की थी और तंबाकू में सबसे पहले खोजा था।
टोबैको मोजेक वायरस के रूप में सबसे पहले खोजा था। तो वायरस क्या है याद रखना, वायरस अकोशिकीय कण है, अकोशिकीय कण यानी सेलुलर पार्टिकल होता है। एक तो होता है बेटा वायरस और एक होता है बैक्टीरिया। दोनों में अंतर क्या है, बैक्टीरिया होता है एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, जबकि वायरस कैसा होता है, अकोशिकीय होता है, एसेलुलर होता है। वायरस में सेल नहीं होती है। वायरस को तो सजीव और निर्जीव की मध्य की योजक कड़ी माना जाता है, क्योंकि वायरस जब बाहर वातावरण में रहता है तो निर्जीव अवस्था में रहता है, और जैसे ही सजीव शरीर में प्रवेश कर जाता है सक्रिय अवस्था धारण कर लेता है। यानी वायरस जो होता है ना, वो परपोषी कोशिका में ही प्रजनन करता है, होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोडक्शन करता है, इसका रिप्रोडक्शन बाहर नहीं होगा। बैक्टीरिया को तो आप सड़ी गली सब्जी बाहर रख दोगे, उसी में पनप जाएंगे, लेकिन आप वायरस को तो यदि आप काजू कतली भी खिलाओगे ना, तो भी एक वायरस से दो नहीं हो सकते। वायरस का आर्टिफिशियल कल्चर नहीं हो सकता, कृत्रिम संवर्धन नहीं होता है। वायरस बाहर वातावरण में वृद्धि नहीं करते हैं। जब तक उसको सजीव शरीर नहीं मिलेगा तब तक वायरस की वृद्धि नहीं होगी। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा कण है जो केवल होस्ट सेल परपोषी कोशिका में ही प्रजनन करता है, तो होस्ट सेल हम है उसके लिए। जिस बॉडी में वायरस एंट्री कर जाता है वो बॉडी क्या है, उसके लिए होस्ट सेल है। तो होस्ट सेल में ही याद रखना रिप्रोडक्शन क्रिया करता है। तो एक कोशिकीय कण है याद रखना, और ये परपोषी कोशिका में, परपोषी कोशिका होस्ट सेल परपोषी कोशिका में प्रजनन करता है, ये रिप्रोडक्शन करता है। परपोषी कोशिका में क्या करता है बताओ, प्रजनन क्रिया करता है, रिप्रोडक्शन करता है। आगे हम बात करें तो वायरस को क्या कहा जाता है, तो वायरस की खोज की अपन बात करें तो वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी। वायरस की खोज इवानोवस्की ने तंबाकू में की थी। किस में की थी, तंबाकू में। और सबसे पहले वायरस की खोज हुई थी जिसका नाम है टीएमबी, टोबैको मोजेक वायरस। इसका पूरा नाम क्या है, टोबैको मोजेक वायरस के रूप में सबसे पहले इसको खोजा गया था। तो इवानोवस्की ने की थी। वायरस को सजीव तथा निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है, कनेक्टिव लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल, कनेक्टिव लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव एवं निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी माना जाता है। यह वातावरण में निर्जीव अवस्था में होता है, अर्थात वातावरण में निष्क्रिय अवस्था में होता है, पैसिव फॉर्म में होता है। वातावरण में पैसिव स्टेज होती है इसकी, पैसिव फॉर्म में होता है। सजीव शरीर में जाते ही सक्रिय अवस्था धारण कर लेता है। सजीव शरीर में सक्रिय अवस्था में आ जाता है, एक्टिव फॉर्म इन लिविंग बॉडी, सजीव शरीर में सक्रिय अवस्था में आ जाता है। और परपोषी कोशिका में ही क्या करता है, ये रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन क्रिया करता है। दूसरा क्या कारण है कि वायरस अपवाद है, वायरस में आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई भी एक होता है, जबकि कोशिका में हमेशा दोनों रहते हैं। प्रश्न आ जाए कि वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, क्यों? पॉइंट आ जाए, वायरस अकोशिकीय होता है, वायरस में जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से कोई भी एक होता है या दोनों होते हैं। तो याद रखना दोनों कभी नहीं होते हैं, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों में से कोई भी एक होगा। तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए
दोनों में से कोई एक होता है, दोनों में से कोई एक होता है, जबकि सेल में दोनों पाए जाते हैं। तो वायरस में तो दोनों में से केवल एक होगा, जबकि सेल में क्या होता है, दोनों ही होते हैं। नॉर्मली अपन बात करें तो एनिमल वायरस के अंदर, जंतु वायरस में तो क्या पाया जाता है बेटा, डीएनए। और प्लांट वायरस के अंदर क्या पाया जाता है, तो प्लांट वायरस में क्या होता है बताओ, आरएनए। एनिमल वायरस में डीएनए होता है, प्लांट वायरस में आरएनए होता है। इसका कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। जैसे अपन बात करें पोलियो, HIV, कोविड-19, इनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए ना होकर के आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ना होकर के क्या होता है बेटा, इनमें आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आरएनए होता है। ये तो हो गया एनिमल वायरस का एक्सेप्शन। और एनिमल वायरस एक्सेप्शन, और एक अपन बात करते हैं प्लांट वायरस एक्सेप्शन। तो प्लांट वायरस में कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस होता है, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, जिसमें डीएनए पाया जाता है। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, इसमें डीएनए पाया जाता है। तो ये बात हुई है हमारी कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी की। तो ये थी बात दोस्तों हमारी सेल थ्योरी की। तो आज हमने ये चैप्टर जो स्टार्ट किया है, इस चैप्टर में ये मेन बेसिक चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का, साइंस का। और इसमें हमने क्या क्या बात की है आज की क्लास में। पहले चैप्टर के अंदर, पहले पार्ट के अंदर केवल सेल क्या होती है, सेल का लैटिन लैंग्वेज में क्या मीनिंग होता है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, हिस्ट्री क्या रही है, और सेल का जो अध्ययन किया जाता है ना दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया था। एक पॉइंट और नोट करवा देता हूँ आपको, प्रश्न आ जाता है कई बार कि सेल का जो स्टडी की थी ना रॉबर्ट हुक ने, वो कौन सी पुस्तक में की थी, तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक में वर्णन किया है। इसका जो वर्णन किया है ना, वो इन्होंने पुस्तक में किया है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया। वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। तो सेल क्या होती है, सेल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इसके अलावा अपन ने बात की है कि मृत कोशिका, जीवित कोशिका, इसके खोजकर्ता वगैरह कौन है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। और फिर हमने एक पार्ट पढ़ा है इसमें सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस की प्रेजेंस के आधार पर टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे हम, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, एनिमल सेल प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, और सेल की स्ट्रक्चर वगैरह क्या होती है, उसके बारे में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।